Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? आवाज आ रही है मेरी? चलिए बढ़ते हैं आगे अब. Next and the last topic of pointers we are going to discuss is passing arrays as argument to functions. Functions में array को as an argument pass करना. Passing array as argument to functions. अब आप रिकॉल करिए और बताइए आपने अभी तक फंक्शंस को आर्गुमेंट के तौर पे क्या क्या पास कर दिया है. जल्दी बोलिए. जितनी आपने सी पढ़ी है
किसी भी फंक्शन में आर्ग्यूमेंट के तौर पे क्या क्या भेज चुके हैं आप अभी तक? वेरी गुड, आप भेज चुके हैं वैल्यूज, और लास्ट लेक्चर से आपने भेजना शुरू करा है एड्रेसेस, करेक्ट? अब आज हम बात करेंगे किसी फंक्शन में अगर हमें एरे पास करना हो तो ये काम सी प्रोग्रामिंग में हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले सिनेरियो इमेजिन करिए क्या है। सिनेरियो ये है, हमारे पास मेन फंक्शन के अंदर एक 5 इंटीजर्स का एरे है जिसमें हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो जहां तक इनपुट लेने की बात है वो तो आप इजीली कर लेंगे, i इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन 5 का लूप चला के, और लूप के अंदर printf एंटर एलिमेंट और scanf %d कॉमा एड्रेस ऑफ ARRI लिखकर जवाब दीजिए। ये क्लियर है जो आपको दिख रहा है? इतना समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं चाहता हूं जो एरे का डेटा है वो हम मेन में डिस्प्ले ना करके एक फंक्शन में डिस्प्ले करें। ध्यान से सुनिए, ये हमने एरे बनाया, ये एरे का मेमोरी डायग्राम है। एरे के अंदर 10, 20, 30, 40, 50 मान लीजिए वैल्यू स्टोर हुई हैं, और एरे का बेस एड्रेस 2000 है। तो फिर हर सेल 2-2 बाइट की दूरी पे होगा, लाइक दिस, और ये होगा ARR, ये इसके इंडेक्सेस होंगे। इतना क्लियर? जवाब दें क्लियर। नाउ आई वांट, हम अपने प्रोग्राम के अंदर ये जो एरे बना रहे हैं जिसमें हमने अभी यूजर से इनपुट लिया है, इस इनपुट की जो वैल्यूज हैं वो हम एक फंक्शन में ले जाकर डिस्प्ले करें। हमें डेटा मेन में डिस्प्ले नहीं करना, हमें डेटा डिस्प्ले करना है एक फंक्शन में जाकर। तो क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं उस फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या होगी, मतलब डिक्लेरेशन क्या होगा? एक ऐसा फंक्शन जो एरे का डेटा स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है, सबसे पहले बताइए वो रिटर्न क्या करेगा? जल्दी बोलिए। अगर वो फंक्शन एरे का डेटा स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है तो वो रिटर्न क्या करेगा? बहुत बढ़िया, वो रिटर्न वॉइड करेगा। नाम उसका दे देंगे अपन डिस्प्ले। रिटर्न एड्रेस करेगा। क्यों कुंदन? फंक्शन एड्रेस रिटर्न करेगा एरे का डेटा डिस्प्ले करेंगे तो। फिर रिटर्न तो कुछ करेगा ही नहीं ना, हाँ के ना? रिटर्न टाइप तो वॉइड होगी ना। बिल्कुल सही, ठीक है। अब बात आती है इस फंक्शन का आर्ग्यूमेंट क्या होगा। तो मुझे बताइए, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें ये एरे फंक्शन में पास करना पड़ेगा, क्योंकि इस फंक्शन को एरे डिस्प्ले करना है। यस और नो? करना पड़ेगा ना, राइट। अब अगर हम एरे पास करेंगे तो हमें क्या एक एक वैल्यू पास करनी चाहिए? आपका दिमाग क्या कहता है, 10, 20, 30, 40 इन्हें पास करें या पूरा एरे एक साथ पास कर दें? क्या बेटर होगा, पूरा एरे पास करना या एरे की एक एक वैल्यू पास करना? ऑब्वियसली बात है, पूरा एरे पास करना बेटर होगा। दैट मीन्स जब हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो हम आर्ग्यूमेंट में एरे का नाम पास करेंगे? जल्दी बताइए। बिल्कुल करेंगे। अगर आर्ग्यूमेंट में एरे का नाम पास करेंगे तो आप मानते हैं कंपाइलर एरे का बेस एड्रेस पास करेगा? ये तो आप बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं ना, एरे का नाम उसका बेस एड्रेस होता है। अब बताइए, अगर एड्रेस पास हो रहा है तो उसे रिसीव कौन करेगा? हु इज गोइंग टू होल्ड दैट एड्रेस? पॉइंटर। इसका मतलब डिस्प्ले की जो आर्ग्यूमेंट टाइप है वो हमें रखनी पड़ेगी इंटीजर पॉइंटर, रखनी पड़ेगी, ठीक। अब आ जाइए फंक्शन के बाकी के कोड पे।
देन इसके बाद मेन को हम पॉज कर देते हैं, गेट सी एच। अब आ जाइए डिस्प्ले पे। डिस्प्ले में मैंने लिखा इंटीजर पॉइंटर पी। बताइए पी नाम का पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा होगा जब फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होगा? तो आप लिखेंगे डिस्प्ले ARR, कंपाइलर ARR की जगह बेस एड्रेस पास करेगा ना, ठीक है? तो ये जो हमारा एरे है उसे ये पी नाम का पॉइंटर पॉइंट करेगा, तो पी में आ गया 2000। अब बताइए अगर किसी पॉइंटर में एरे का बेस एड्रेस है तो क्या उस पॉइंटर के थ्रू आप एरे का सारा डेटा एक्सेस कर सकते हैं? जवाब दें। बिल्कुल कर सकते हैं। कंपाइलर आपको इजीली ये काम करने देगा, बस आपको पॉइंटर को करना पड़ेगा डी रेफरेंस करना पड़ेगा, राइट? तो क्या आप वो फॉर लूप लिख सकते हैं जो मुझे 10 20 30 40 50 प्रिंट करके दे? कैन यू राइट इट? लिखिए फटाफट। इस डिस्प्ले फंक्शन की बॉडी लिखिए ऐसे कि वो 10 20 30 40 50 ये डेटा प्रिंट करे। पूरा कोड चाहिए कुंदन, खाली फॉर लूप नहीं। पूरा कोड लिखें सभी लोग। गलत हो रहा है विकास थोड़ा सा। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, इन डायरेक्शन मैंने देखा नहीं था, सही है, बिल्कुल सही। तो अब कोड हमारा हो जाएगा, यहां लेंगे अपन इंटीजर आई, यहां लिखेंगे फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, और फॉर की बॉडी के अंदर हमारा स्टेटमेंट होगा printf \n परसेंटेज d कॉमा वैल्यू एट p प्लस आई। आपको ये वैल्यू एट p प्लस आई की सॉल्विंग आती है, याद है? जल्दी बोलिए। ठीक है, कैसे सॉल्व होता है बताइए जरा। कंपाइलर सबसे पहले क्या करेगा? कंपाइलर सबसे पहले सॉल्व करेगा p प्लस आई। क्या बनेगा p प्लस आई? p प्लस आई बनेगा p प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ और पॉइंटर की डेटा टाइप, राइट? फर्दर सॉल्विंग पे बन जाएगा p की जगह पे 2000, i की जगह पे 0 मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ इंट हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये पहली बार में जब सॉल्व होगा तो ये 2000 प्लस 0 इंटू 2 होगा, कितना आएगा? 2000 आएगा। फिर इसके साथ एक वैल्यू एड भी लगाया है आपने, वो वैल्यू एड भी अपना काम करेगा और आपको वैल्यू देगा 10। फिर इसके बाद आई कितने से बढ़ेगा? 1 से बढ़ेगा। दिखने में आपकी एक्सप्रेशन कितनी हो जाएगी? 2000 प्लस 1, लेकिन एक्चुअल में वो बनेगी वैल्यू एट 2002 बनेगी, राइट? वैल्यू एट 2002 विल बी 20। तो हमें अगला एलिमेंट मिल जाएगा स्क्रीन पे 20। ऐसे आप गेस करिए, आई हर बार 1 से बढ़ेगा, लेकिन पॉइंटर के कारण जंप आपको 2 का मिलता जाएगा। तो दिस इज द वे ऑफ पासिंग एरे एज आर्ग्यूमेंट टू फंक्शन।
इसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी तो बताइए। जल्दी बोलिए, इसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी तो बताएं। सब क्लियर है? ठीक है, अब मेरे अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं यही कोड दोबारा लिख रहा हूं और आपको आउटपुट गेस करना है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं कोड में। चेंज अब मैं ये कर रहा हूं कि जो डिस्प्ले फंक्शन है उसमें मैं एक लाइन और बढ़ा रहा हूं, और वो है वैल्यू एट p प्लस आई इक्वल टू वैल्यू एट p प्लस आई प्लस 2। ये एक लाइन मैंने डिस्प्ले में और बढ़ा दी, और मेन में लौटकर मैंने फॉर लूप से एरे की वैल्यूज को प्रिंट करा। आपको बस इतना बताना है ये प्रोग्राम क्या आउटपुट प्रिंट करेगा डिस्प्ले के अंदर, और क्या आउटपुट प्रिंट करेगा वापस लौटकर मेन के अंदर। स्क्रीन पे दोनों आउटपुट्स जो आएंगे वो चैट विंडो में लिखिए। ठीक है, ये डायग्राम है आपके लिए, तब तक मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमारा एरे का डायग्राम है। These are 5 वैल्यूज, 0 से लेकर 4 तक। नाम है ARR। ये है डेटा 10, 20, 30, 40, 50, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008। इस 2000 को, यानी इसके बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है ये P। आगे अब आप बताइए क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। वेरी गुड रोहित, आगे फिर उसके बाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं, परफेक्ट। यानी अगर हम इसको ट्रेस करें इस कोड की वर्किंग को, तो इस फॉर लूप में हमें 2 काम होते हुए दिखेंगे। मानते हैं ये फॉर लूप 2 काम कर रहा है। पहला काम, इस प्रिंटफ के कारण ये फॉर लूप एरे की हर वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो स्क्रीन पे आपको दिखेगा 10, 20, 30, 40, 50। और ये जो नीचे लाइन मैंने लिखी हुई है वैल्यू एट p प्लस आई इक्वल टू वैल्यू एट p प्लस आई प्लस 2, इसके कारण अगर आप ऑब्जर्व करें तो जो 10 है वो 12 बन रहा है, वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। 20, 22 बन रहा है, 30, 32 बन रहा है, 40, 42 बन रहा है, 50, 52 बन रहा है। यानी एरे चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब जब हम वापस मेन में लौटकर इस एरे की वैल्यूज को प्रिंट करेंगे तो हमें डेटा मैनिपुलेटेड मिलेगा कि ओरिजिनल डेटा मिलेगा? जवाब दीजिए जल्दी। हमें डेटा मैनिपुलेटेड मिलेगा या ओरिजिनल डेटा मिलेगा? मैनिपुलेटेड मिलेगा, चेंज डेटा मिलेगा, राइट। तभी आप जब मेन में लौटेंगे तो प्रोग्राम दिखाएगा 12, 22, 32, 42, 52। इसका मतलब ये कौन सी पासिंग कहलाएगा? पास बाय वैल्यू के पास बाय रेफरेंस? सभी लोग जल्दी जवाब दें, ये कौन सी पासिंग हो रही है? गुड, ये हो रही है पास बाय रेफरेंस। इसका मतलब एरे के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात, एरे कभी भी पास बाय वैल्यू या कॉल बाय वैल्यू से पास नहीं होगा। याद रखिएगा, एरे जब भी फंक्शन में पास होगा इट विल बी ऑलवेज कंसिडर्ड कॉल और पास बाय रेफरेंस।
ये एरे की स्पेशलिटी है। एरे को कभी आप पास बाय वैल्यू से नहीं भेज सकते, वो जब भी जाएगा फंक्शन में हमेशा जाएगा पास बाय रेफरेंस के मैकेनिज्म से। एग्री कर रहे हैं? तो एरे सबसे अलग हुआ, एरे सबसे अलग दिखा, बाकी सारे वेरिएबल बाय वैल्यू बाय रेफरेंस दोनों मैकेनिज्म से पास होते हैं। एरे जब भी पास होता है कभी बाय वैल्यू से पास नहीं होता, वो जब भी पास होगा द पासिंग विल बी ऑलवेज पास बाय रेफरेंस। इसलिए फंक्शन बॉडी में आप जो भी चेंजेस एरे पे करेंगे वो आपको आपके ओरिजिनल एरे पे दिखेंगे। दिखेंगे कि नहीं? दिख रहे हैं? जो आपने यहां दो दो का इंक्रीमेंट करा वो आपके ओरिजिनल एरे की वैल्यू को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो एरे के बारे में कुछ खास बातें, इस पूरे डिस्कशन की समरी। फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एरेज। ठीक, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? सबसे पहला तो आपका पुराना पॉइंट है जो आप बहुत पहले से जानते हैं, उसी से शुरू कर रहा हूं, और वो है नेम ऑफ एन एरे ऑलवेज रिप्रेजेंट्स इट्स बेस एड्रेस। राइट, ये एरे की पहली खासियत। एरे की दूसरी खास बात, whenever we pass an array as argument to a function, comma, always its address will be passed. Always its address will be passed. And to receive that address, we will require a pointer as formal argument. Third, since whenever we pass an array, the compiler passes its base address, so we say that it is always pass or call by reference. In other words, we can say that arrays can never be passed using pass by value. Yes or no? ये सारे पॉइंट्स समझ आ रहे हैं? चले आगे। वेरी गुड। अब आइए एरे पास करने के, अच्छा एक और लाइन, इसी में एक लाइन और। If we will make any changes in the array using formal argument inside the function to which we have passed this array, then the changes done there will always be reflected, will always be reflected where we have declared the array, या we have declared the array की जगह will always be reflected in the actual array. आ रही है बात समझ?
क्लियर है? बढ़े आगे। गुड। अब आइए एरे पास करने के सेकेंड मैकेनिज्म पे। एरे पास करने का सी लैंग्वेज में एक दूसरा तरीका भी आपको मिलेगा, उसकी बात करते हैं। अब ये बताएं आप मुझे, सी लैंग्वेज में एरे की पहचान क्या होता है? कंपाइलर कैसे पहचानता है कि ये चीज एक एरे है? गुड। स्क्वायर ब्रैकेट्स को देखकर। कंपाइलर के लिए एरे की पहचान स्क्वायर ब्रैकेट्स है। समीक्षा, एक कर्ली ब्रेसेस से एरे कब से बनने लगा? हाँ, ये कौन सी लैंग्वेज में एरे पढ़ के आए हो आप? कर्ली ब्रेसेस से फंक्शन की बॉडी बनती है। स्क्वायर ब्रैकेट इज द आइडेंटिफिकेशन मार्क फॉर एन एरे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो अब आप जब एरे डिक्लेयर करते हैं तो आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो कंपाइलर आपको एक फ्रीडम देता है। ध्यान दीजिए वो फ्रीडम क्या है। कंपाइलर का कहना है कि जो आप एरे पास करने के लिए यहाँ स्टार लगा रहे हैं, आप यहाँ स्टार की जगह स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। आप यहाँ स्टार की जगह स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। आ रही है बात समझ? स्क्वायर ब्रैकेट भी इस बात का इंडिकेटर होगा कि फंक्शन को पास एक एरे होगा। मेन आपका बिल्कुल सेम रहेगा जैसा था। फंक्शन में जहां आपने पॉइंटर ले रखा है वहां पर अपन एक डिक्लेरेशन ऐसा दे देंगे int brr5, और यहां पर आप लिख देंगे brri। ठीक है, ये जो स्टाइल आपके सामने है इसमें बस आपको एक ही चीज नोटिस में आ रही होगी कि हमने कहीं पॉइंटर यूज नहीं करा है। सही बोल रहा हूं? है ना, बिना पॉइंटर के हमने एरे पास कर दिया है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है पर्दे के पीछे क्या हो रहा है इस बात को समझना। जो मुझे आपको दिख रहा है उससे बहुत ही डिफरेंट कुछ मेमोरी में इस कोड की पिक्चर बन रही है। उसको समझने के लिए जरा इस एरे का मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करते हैं एक बार फिर। तो int arr5 के कारण मेमोरी में ये एक एरे बनेगा ऑफ 5 इंटीजर्स। एज यूजुअल एरे के 5 सेल होंगे, 0 से लेकर 4 तक। नाम arr होगा और एड्रेसेस 2-2 बाइट की दूरी पे होंगे जो कि होने चाहिए। ठीक है, एरे में आपने यूजर से इनपुट ले लिया, वो भी क्लियर होगा आपको। तो ये 10, 20, 30, 40, 50 आते हैं। अभी बताइए जब आपने यहां से arr पास करा तो ये arr इस brr के पास आया। अभी बताइए आपसे अगर मैं पूछूं ये brr कौन है, इसका मेमोरी डायग्राम क्या बन रहा है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? कौन है ये brr? क्या बनेगा इसका मेमोरी डायग्राम? फटाफट बोलिएगा। आप अगर पहली बार सी पढ़ रहे हैं तो हर स्टूडेंट को ये लगेगा कि ये एक एरे बन रहा होगा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं BRR का मेमोरी डायग्राम ऐसा कुछ होगा ना कि एक एरे बनेगा BRR के नाम पे और उसमें ARR का डेटा कॉपी हो जाएगा। ऐसा ही लग रहा होगा आपको? बताइए, है ना? मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोग्राम में अब 2 एरे हो गए, एक ARR है और एक BRR है। यस और नो? है ना? लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हो रहा है। जैसा आप महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो ये रहा है कि जो आपने BRR बनाया है इसमें आपने सिंटेक्स एरे का लिया है, राइट? जल्दी जल्दी बोलिए, राइट? आपने सिंटेक्स एरे का लिया है, लेकिन कंपाइलर इतना होने के बावजूद BRR को मात्र एक 2 बाइट का पॉइंटर ही बनाएगा। क्या कि आपने अगर फॉर्मल आर्गुमेंट में एरे डिक्लेयर कर भी रखा है तो वह आपके समझने के लिए भले ही एरे होगा, बट फिजिकली वो कोई एरे वेरे नहीं है, वो सिर्फ एक 2 बाइट वाला पॉइंटर है
जिसको आप नाम एरे जैसा दे रहे हैं BRR, डिक्लेरेशन भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर 5 दे रहे हैं एरे जैसा, लेकिन वो एरे है नहीं, वो है अपने आप में एक 2 बाइट का पॉइंटर या 4 बाइट का पॉइंटर। आगे बढ़ूं? ठीक, अब आएगा अगला पॉइंट आपके दिमाग में कि इसका प्रूफ क्या है। हम इस बात को कैसे माने कि हमारे प्रोग्राम में ये एक एरे बन रहा है, राइट, सॉरी पॉइंटर बन रहा है, जबकि डिक्लेरेशन तो हमने एरे का दिया हुआ है, करेक्ट? ठीक, अब इसके गिनकर कुछ प्रूफ्स में देता हूं, ध्यान से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। सबसे पहली चीज बताइए, क्या एरे डिक्लेयर करते वक्त साइज बताना कंपलसरी है या ऑप्शनल है? जवाब दें, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। एरे डिक्लेयर करते वक्त साइज बताना कंपाइलर को कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? कंपलसरी है, राइट। इसका मतलब ये जो आप मेन में ARR देख रहे हैं, अगर इस ARR में मैं 5 छोड़ दूं, ब्लैंक छोड़ दूं, तो कंपाइलर एरर देगा? अगर मैं ऐसे ARR डिक्लेयर करूं तो ये एरर है, राइट। लेकिन अगर मैं इस BRR को ऐसे डिक्लेयर करता हूं, ऐसे, तो ये कोई एरर नहीं है, कंपाइलर हैप्पीली इसे एक्सेप्ट करेगा, कोई शिकायत नहीं करेगा कंपाइलर, और मान जाएगा मेरा ये डिक्लेरेशन। बताइए क्यों मान जाएगा? क्योंकि वो एरे है ही नहीं, वो कन्वर्ट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा इनटू अ पॉइंटर। हमें लग रहा है वो एरे है, बट कंपाइलर तो जानता है कि वो एक एरे नहीं, पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला सबूत। दूसरा सबूत, साइज ऑफ याद है? याद है। क्या करता है साइज ऑफ? जल्दी जल्दी बोलिए, क्या करता है साइज ऑफ? साइज ऑफ साइज बताता है, राइट। अगर मैं ARR की साइज ऑफ से पूछूं तो कितना आंसर आएगा ARR की साइज का? बताइए जरा, ARR की साइज ऑफ कितनी आएगी? अगर मैं ARR की साइज ऑफ निकालूं तो कितना आंसर आएगा? 10 आएगा, है ना। लेकिन अगर मैं इस BRR की साइज ऑफ निकालता हूं तो नोटिस करिएगा, आंसर 10 नहीं आएगा, आंसर 2 आएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, इस BRR की साइज ऑफ अगर आप निकालेंगे तो आंसर 10 नहीं आएगा, आंसर 2 आएगा। तो अगर आपने यहां बोला साइज ऑफ BRR, कंपाइलर इज नॉट गोइंग टू गिव यू 10, जस्ट 2। अब आप बताइए कौन है जो सब टाइम 2 ही बाइट का होता है? पॉइंटर। कितने प्रूफ हो गए? 2। अब तीसरा प्रूफ सुनिए। अगर आपने पिछले हफ्ते के लेक्चर्स मिस नहीं करे हैं, इसी हफ्ते के लेक्चर बल्कि मिस नहीं करे हैं, तो सुनिए। मुझे बताइए सोच के, वो कौन सा ऑपरेशन है जो एक एरे पे करते हैं तो अलाउड नहीं होता, बट पॉइंटर पे अलाउड होता है? ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो एक एरे पे करते हैं तो कंपाइलर एरर देता है लेकिन पॉइंटर पे एरर नहीं देता? टाइप एरर मतलब चंद्रकांत समझा नहीं मैं। वेरी गुड। आप एरे पे प्लस प्लस लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब मैं अगर ARR के साथ ARR प्लस प्लस कहूंगा तो ये एरर है, आप एग्री करते हैं? लेकिन अगर मैं BRR प्लस प्लस लिखता हूं, ये कोई एरर नहीं है, कंपाइलर एक्सेप्ट कर लेगा, कंपाइलर एक्सेप्ट कर लेगा। बिल्कुल ठीक है। ARR का एड्रेस इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, राइट, तो कंपाइलर एरर देगा अगर हम ऐसा करेंगे, लेकिन BRR में नहीं देगा। तो आप मानते हैं इस बात को कि BRR, इन सारी बातों के थ्रू ये प्रूफ होता है कि BRR लग एरर रहा है बट होता पॉइंटर है। यस, राइट।
तो एरे के बारे में सबसे अनोखी बात, सबसे विचित्र बात जो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ, वो एरे के साथ हुआ। क्या? कि अगर हम एरे को फॉर्मल आर्गुमेंट में डिक्लेयर करते हैं, इफ वी डिक्लेयर एन एरे एज अ फॉर्मल आर्गुमेंट, देन compiler automatically converts it into, इसमें क्या लिखेंगे? गुड, pointer. Thus arrays can never be used as formal argument. एरे अपनी जिंदगी में कभी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट बनने का अनुभव प्राप्त नहीं कर सकता। सही कह रहा हूं? एरे अपने जीवन काल में कभी फॉर्मल आर्गुमेंट बनने का अनुभव प्राप्त नहीं कर सकता। अगर वो फॉर्मल आर्गुमेंट बनने की कोशिश भी करेगा तो कंपाइलर जबरदस्ती उसे चेंज करके कन्वर्ट कर देगा इनटू पॉइंटर। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक है, चलिए अब आपको देता हूं एक्सरसाइज जो आपको करनी है अप्लाई। आपका पहला एक्सरसाइज, पहला असाइनमेंट आज का है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फंक्शन called, write a program to create a function called mystrlen, which should work exactly same as the library function strlen। आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें अपना खुद का फंक्शन बनाना है जो बिल्कुल वैसे काम करे जैसे सी लैंग्वेज का स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन काम करता है। ये करना है आपको। कर पाएंगे? जल्दी जवाब दीजिए, कर पाएंगे? तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएं हमारे फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या होगा। अगर हमें स्ट्रिंग लेंथ को एग्जैक्टली फॉलो करना है, जैसा स्ट्रिंग लेंथ करता है वैसा ही हमें भी करना है, तो हमारे फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या होगी, डिक्लेरेशन क्या होगा? जल्दी से जवाब चाहिए मुझे सबसे। चुप नहीं बैठिए, फटाफट बोलिए। रिटर्न टाइप क्या होगी हमारे फंक्शन की? बहुत बढ़िया विकास, शाबाश। रिटर्न टाइप होगी इंटीजर। नाम होगा हमारे फंक्शन का mystrlen होगा, नाम होगा mystrlen, और आर्ग्यूमेंट टाइप होगी कैर पॉइंटर। कैसे सोचा? कैर पॉइंटर क्यों होगी आर्ग्यूमेंट टाइप? जल्दी जल्दी बताइए, कैर पॉइंटर क्यों होगी आर्ग्यूमेंट टाइप? कैर पॉइंटर क्यों होगी आर्ग्यूमेंट टाइप? वेरी गुड। कैर पॉइंटर इसलिए होगी क्योंकि mystrlen फंक्शन को कैरेक्टर का एरे पास करेंगे ना, तो जो कैरेक्टर के एरे को रिसीव तो कैरेक्टर पॉइंटर ही करेगा। ठीक, अब आगे कंटिन्यू करिए फटाफट इस कोड को। फंक्शन डिक्लेरेशन मैंने दे दिया है, अब आगे दो चीजें बनाइए। नंबर वन, मेन बनाइए। इस पूरे प्रोग्राम के लिए मेन लिखिए। नंबर टू, mystrlen फंक्शन की बॉडी लिखिए। ये इसका डिक्लेरेशन पार्ट मैंने लिख दिया है, इसकी डेफिनेशन लिख के दिखाइए और जल्दी दिखाइए फटाफट।
बन पा रहा है? मैं वेट करूं कि बना दूं? थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। कुंदन, ये क्या कोड लिखा है? आई को बढ़ाया नहीं है, सेमीकोलन लगाया नहीं है, क्या लिख दिया है कोड? विकास, सेमीकोलन आएगा फॉर लूप के बाद, वरना पहली लाइन पे रिटर्न चल जाएगा। रोहित, ठीक है कोड? यस विकास, अब सही है। चलिए अब कर रहा हूं मैं, जिनसे नहीं हुआ है आप सीखें। पहला टास्क, आप मेन में कैरेक्टर का एरे लेंगे, मान लीजिए ऑफ साइज 10, एक इंटीजर x लेंगे जो रिटर्न वैल्यू को रिसीव करेगा। वाया प्रिंटफ यूजर से बोलेंगे एंटर अ स्ट्रिंग, जो भी यूजर से आपको स्ट्रिंग मिलेगी वो आप रख लेंगे अपने एरे str में। ठीक है, ये आपका इनपुट लेने तक का कोड हो गया। अब इसके बाद आपका अगला टास्क होगा अपने फंक्शन को कॉल करना। वो कैसे करेंगे? जल्दी जल्दी बताएं सभी लोग, कैसे कॉल करेंगे अपन MyStrlen को? कॉल होगा x इक्वल टू MyStrlen और हमारे एरे का नाम विच इज str, और जो x में आएगा उसे आप printf से कर देंगे डिस्प्ले बाय राइटिंग लेंथ इज इक्वल टू %d कॉमा x। अब आएगी MyStrlen की बारी। यहाँ एक इंटीजर i लेते हैं, फॉर लूप में लिखते हैं i इक्वल टू 0, वैल्यू एट p प्लस आई नॉट इक्वल टू \0 i प्लस प्लस सेमीकोलन। ठीक, इसके बाद रिटर्न i। ठीक है, अब इसको ट्रेस करूं उससे पहले दो बातों के आंसर दीजिए। नंबर 1, सेमीकोलन जरूरी है जो फॉर के आखिर में लगा है? बहुत जरूरी है, राइट। नंबर 2, ये नॉट इक्वल टू नल लिखना जरूरी है कि इसके बिना भी हो जाएगा? क्या नॉट इक्वल टू \0 जो मैंने लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, वो लिखना पड़ेगा? नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ना? गुड। अब ये मान लीजिए आपका एरे है,
ये एरे के सेल्स हैं। यूजर से आपने इनपुट में लिया है हेलो, ये नल कैरेक्टर, एरे का बेस एड्रेस है 2000, तो लास्ट एड्रेस होगा 2005 होगा। करेक्ट। तो ये जो P नाम का एरे बनेगा, P नाम का पॉइंटर बनेगा, इसमें एरे का बेस एड्रेस पास होगा। जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तो पास होगा। इस बेस एड्रेस को P होल्ड करेगा, बिल्कुल करेगा। अब इसके बाद आपका फॉर लूप स्टार्ट होता है। फॉर में आई को हमने सेट करा है 0 पे। कंडीशन हमने दी है वैल्यू एट P प्लस आई नॉट इक्वल टू नल। कितना है वैल्यू एट P प्लस आई? फटाफट बोलिए, कितना है वैल्यू एट P प्लस आई? वेरी गुड। वैल्यू हाँ 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 हाँ, वैल्यू एट P प्लस आई 2000 है। हाँ, कि P प्लस आई 2000 है। हम तो वैल्यू बोल रहे हैं ना। वैल्यू एट P प्लस आई 2000 नहीं है। वैल्यू एट P प्लस आई तो H है, राइट। क्या H नल नहीं है? नहीं है। I प्लस प्लस पे गए, I 1 हो गया, वापस लौटे। वैल्यू एट P प्लस 1, कितना है वैल्यू एट P प्लस 1? ई नल है कि नहीं है? ई नल है कि नहीं है? नहीं है। ई भी नल नहीं है। फिर पहुंचे I प्लस प्लस पे, I 2 हो गया। वैल्यू एट P प्लस 2 कौन है? वैल्यू एट P प्लस 2 L है। L भी नल नहीं है? नहीं है। फिर I प्लस प्लस में पहुंचे, I 3 हो गया। वैल्यू एट P प्लस 3 कौन है? L है, वो भी नल नहीं है। I प्लस प्लस पे पहुंचे, I 4 हो गया। वैल्यू एट P प्लस 4 कौन है? O, वो भी नल नहीं है। I प्लस प्लस ने I को 5 करा। वैल्यू एट P प्लस 5 कौन है? जल्दी बोलिए। वेरी गुड। वैल्यू एट P प्लस 5 नल कैरेक्टर है। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, राइट। कंट्रोल आ जाएगा बाहर। बाहर आकर रिटर्न करेंगे आई, क्या रिटर्न होगा? 5 रिटर्न होगा। कहां जाएंगे यहां रिटर्न होकर? वापस आएंगे फंक्शन कॉल की जगह पर। तो ये जो 5 है वो आ जाएगा एक्स में, और हेलो की लेंथ प्रिंट हो जाएगी विच इज 5। हेलो की लेंथ 5 ही है। ये है अपना खुद का स्ट्रिंग लेंथ बनाने का तरीका। आ रहा है समझ? नेक्स्ट, write a program to create a function called mystrcpy, which should work exactly same as library function strcpy। बनाइए, अपना खुद का फंक्शन बनाना है आपको mystrcpy के नाम से, जो बिल्कुल वैसे काम करे जैसे C का strcpy काम करता है। तो हमेशा की तरह एक बार फिर डिक्लेरेशन बताइए क्या देंगे? जल्दी से डिक्लेरेशन बताइए क्या देंगे? डिक्लेरेशन बताएं जल्दी। वेरी गुड शैला, बिल्कुल सही।
void my strcpy argument char pointer comma char pointer। ठीक, अब बनाइए हमेशा की तरह आगे का कोड, दैट इज सबसे पहले मेन बनाओ और इसके बाद my strcpy बनाओ। यह है सोर्स, पहले आता है डेस्टिनेशन, फिर याद रखिएगा आएगा सोर्स। स्ट्रिंग कॉपी सबसे पहले हमसे डेस्टिनेशन एरे लेता है, फिर हमसे सोर्स एरे लेता है। जल्दी बनाइए। बन गया। विवेक प्रिंट तो करो वापस मेन में लौट कर, मालूम कैसे चलेगा डेटा कॉपी हुआ। और एक और गड़बड़ कर दी बहुत बड़ी, कुछ भी कॉपी नहीं होगा विवेक, लॉजिक में बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। कुंदन, सारा का सारा डेटा पहले ही सेल पे कॉपी कर रहे हो तुम। सेकेंड एरे का हर कैरेक्टर फर्स्ट एरे के पहले ही सेल पे कॉपी होगा।
अभी भी एक मिस्टेक है। अभी भी कुछ गलत हो रहा है, ध्यान से देखें। नहीं आ रही गलती समझ में? चलिए मैं करता हूं। इतने सारे चांसेस के बाद भी मिस्टेक रह ही रही है कोड में। ये होगा हमारा फर्स्ट एरे ARR 10 का, सेकंड एरे BRR, ये भी 10 का। प्रिंटफ में आप यूजर से बोलेंगे एंटर अ स्ट्रिंग, स्कैनफ से आप उसे स्कैन करके रखेंगे ARR के अंदर। अब पहले तो बताइए, पहले कौन सा एरे पास होगा MyStrCpy को, ARR के BRR? जल्दी जवाब दें। पहले पास होगा BRR क्योंकि डेस्टिनेशन एरे है, फिर पास होगा ARR, और वापस लौट कर आप प्रिंटफ से डिस्प्ले करेंगे BRR को, जिससे मालूम चले डेटा कॉपी हुआ भी है कि नहीं। अब आप इस फंक्शन के अंदर फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप में कोई आई लेने की आपको जरूरत ही नहीं है। लूप तब तक चलाइए जब तक वैल्यू एट एस नल कैरेक्टर के बराबर ना हो जाए। अगेन आप इस नॉट इक्वल टू नल वाले स्टेटमेंट को हटा सकते हैं, और एस को भी प्लस प्लस करिए, डी को भी प्लस प्लस करिए, और लूप के अंदर स्टेटमेंट लिखिए वैल्यू एट डी इक्वल टू वैल्यू एट एस। बताइए जरा, ये वैल्यू एट डी किसको रिप्रेजेंट करा जा रहा है? फटाफट बोलिए, वैल्यू एट डी से कौन रिप्रेजेंट हो रहा है? कौन है वैल्यू एट डी? जल्दी बताए, कौन है वैल्यू एट डी? वेरी गुड, वैल्यू एट डी BRR है, डेस्टिनेशन है ना। ARR कहां से हो जाएगा वैल्यू एट डी? वैल्यू एट डी BRR की वैल्यूज हैं, और वैल्यू एट एस ARR की वैल्यूज हैं। यस और नो है? ठीक। अब इसके बाद जब सारा डेटा कॉपी होकर लूप रुकेगा, तो आपको नहीं लगता आपको अपने डेस्टिनेशन एरे में नल कैरेक्टर भी डालना होगा? वो कौन डालेगा? अगर नहीं डालेंगे तो इसमें गार्बेज रहेगा कि नहीं? हो जाएगी ना गड़बड़। इसलिए आपको इस कोड के अंदर ये ध्यान रखना था कि यहां पर आपको लास्ट में नल कैरेक्टर कॉपी करना है। इज इट क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप। आइए अब आप नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। पेज 1, पेज 2, पेज 3, 4, 5, और ये लास्ट है 6। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।